नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट। आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज इससे कई कारण गिनवाए हैं। पटियाल इस शंका का परीक्षण करेगा। आपको यह भी बताएगा कि जेल में बंद केजरीवाल की चिंताएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी के कविता को जब से सीबीआई ने अरेस्ट किया है, आम आदमी पार्टी में इतनी हलचल क्यों मच गई है। दूसरा परीक्षण पटियाल मछली पर मोदी और आतंकी पर दीदी के दावों का करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू में थे। उधमपुर में कहा कि नवरात्र में मांसाहार का प्रदर्शन मुगलिया सोच है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सबने इसे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जोड़ दिया, जिनका मछली खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उन पर भी नवरात्र में मांसाहार के आरोप लगे थे। इस आरोप का सच मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा आतंक के 2 आरोपियों की अरेस्ट पर बीजेपी और ममता दीदी की लड़ाई क्यों हो रही है, इसका सच भी मेरे साथ जानिए। तीसरा परीक्षण बीजेपी की कल्याणकारी राजनीति का करूंगा। जब से द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है, बीजेपी खुद को आदिवासी हितों का सबसे बड़ा रक्षक बताती है। मोदी सरकार आदिवासी कल्याण की बहुत सारी योजनाएं गिनाती भी है। हमारे संवाददाता रविकांत चुनाव के दौरान जंगल में घुस गए। वहां उन्होंने आदिवासियों के घर में विकास की तलाशी ली। ट्राइबल डेवलपमेंट का वो पंचनामा आप मेरे साथ जरूर देखिए। चौथा परीक्षण काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर का होगा। वहां पर पुजारी नहीं, अब पुलिस के भेष में पुजारी तैनात किए गए हैं। दीवारों को छूने पर पाबंदी लग गई है। इसके पीछे भक्तों की सुविधा है या फिर खतरे की साजिश? पटियाल के साथ जरूर देखिए। आज पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की आशंका का परीक्षण होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, वहीं से सरकार चला रहे हैं। आए दिन जेल से चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों को आदेश भी दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि ऐसा कितने दिन चलेगा? दिल्ली की समस्याओं का समाधान कितने दिन जेल से ही होगा? क्योंकि कई स्कूलों में किताबें नहीं हैं, तो कई अस्पतालों में मरीजों को इलाज में दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ा संकट तो उस मंत्री राजकुमार आनंद का है, जिसने सरकार और पार्टी दोनों छोड़ दी, लेकिन उनका इस्तीफा है कि मंजूरी नहीं हो रहा है। क्या दिल्ली की सरकार जेल से ही चलती रहेगी या फिर राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है हमारी राजधानी? आज यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने खुद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की आहट का जिक्र किया है। पहले आप आतिशी को सुनिए, उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सच्चाई का परीक्षण मैं करूंगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं, उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। एलजी साहब पिछले 1 हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा
और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इशारों में राष्ट्रपति शासन के संकेत दिए हैं। उन्होंने आर्थिक संकट का दावा भी किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के हेल्थ की फरिश्ते स्कीम का पैसा रोक दिया, अन्य स्कीमों का पैसा रोक दिया, जिसकी वजह से गरीबों का मुफ्त उपचार प्राइवेट अस्पतालों में होता था, वो पैसा रोक दिया। इसी तरीके से जल बोर्ड के विषय में हम हाई कोर्ट गए और अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं कि एलजी के कहने पे एलजी के चहेते अफसरों ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा महीनों से रोका हुआ है। आपने दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी को बारी बारी से सुना। दोनों की जुबान पर राष्ट्रपति शासन का जिक्र आया। दोनों ने केंद्र सरकार पर दो बड़े आरोप भी लगाए। आतिशी ने कहा दिल्ली में सीनियर अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो रही है, तो सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की योजनाओं का पैसा रोका जा रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और योजनाओं का पैसा रिलीज ना होना ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रपति शासन का आधार लग रहा है? पटियाल ने इसका जमीनी परीक्षण किया। दावा है कि दिल्ली का शिक्षा विभाग फिलहाल बिना डायरेक्टर के ही चल रहा है। विजिलेंस ने शिक्षा विभाग के सलाहकार शैलेंद्र शर्मा की नियुक्ति को अवैध बताकर उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और जीएसटी विभाग को सिर्फ एक ही आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड और फरिश्ते योजना का फंड रोकने का आरोप भी लगाया है। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें कोर्ट की टिप्पणी सरकार के प्रतिकूल बताई गई। योजना में एलजी ऑफिस को सेफ पैसेज मिला। दिल्ली जल बोर्ड फंड मामले में 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी को फंड्स जारी करने के निर्देश दिए। साल 2023-24 में जल बोर्ड के लिए 4,572 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दावा है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अधिकारियों से समर एक्शन प्लान बनाने के लिए एक रिपोर्ट बनाने को कहा था, लेकिन अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देते हुए रिपोर्ट तैयार करने से मना कर दिया। यहां सवाल ये कि क्या दिल्ली में अधिकारियों का रवैया बदल गया है? दिल्ली के बड़े विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति ना होने का क्या मतलब है? क्या दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार किसी बड़े प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वाकई दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है? आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। सवाल उठता है कि दिल्ली जिन समस्याओं से गुजर रही है उनका निदान कौन करेगा? दिल्ली कैसे चलेगी, इसकी चिंता करनी बहुत जरूरी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक पार्टी जिसके 60 से ज़्यादा विधायक हैं, जिनका पूर्ण बहुमत है, उन्हें इस बात का डर क्यों सता रहा है? आतिशी मार लेना हर बार काल्पनिक और झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर हैं कि इनके 60 से ज़्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं। अगर वो डर है तो वो इनका डर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की सरकार को राष्ट्रपति शासन का डर सता रहा है। ये बीजेपी के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन पिछले 70 सालों में केंद्र सरकार की सिफारिश पर देश के अलग अलग राज्यों में कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अब तक 8 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सरकार में 10 बार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 11 बार, राजीव गांधी की सरकार में 6 बार, इंदिरा गांधी की सरकार में सबसे ज्यादा 48 बार और जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 7 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यहां लाख टके का सवाल यह है कि क्या दिल्ली के ताजा हालात राष्ट्रपति शासन लगने लायक हो गए हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पटियाल ने पूर्व केंद्रीय कानून सचिव पीके मल्होत्रा साहब से बात की।
दिल्ली में क्योंकि एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके लिए संविधान में धारा 339 ए है, जिसके अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट बनाया गया है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिपोर्ट मिलने पर या किसी और आधार पर वो धारा 239 ए के प्रावधानों को सस्पेंड कर सकते हैं और जो 1992 का एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट बनाया गया उसके प्रावधानों को सस्पेंड कर सकते हैं। उपराज्यपाल अपना अनुमोदन इस बात का अपना संशय इस बात का राष्ट्रपति को भेजते हैं या राष्ट्रपति स्वयं इस बात को सोचते हैं कि दिल्ली की सरकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से नहीं चल रही है, जो कि कानून बनाया गया है, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो धारा 239 ए के प्रावधानों को सस्पेंड कर देंगे। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संविधान के अपने विधान हैं, लेकिन आज दिल्ली की एक अदालत में ऐसा कुछ हुआ है जो केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। दिल्ली शराब घोटाले में अभी तक केजरीवाल का नाम सीबीआई की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आज पीएमएलए कोर्ट में घोटाले की आरोपी के कविता को रिमांड में लेने के लिए सीबीआई ने जो दलीलें दी हैं, उससे केजरीवाल पर संकट गहरा हो सकता है। सीबीआई ने कहा है कि कविता का गवाह और सबूत से सामना करवाना है। इस प्रक्रिया में सीबीआई केजरीवाल तक पहुंच सकती है, क्योंकि ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन कह दिया है। सीबीआई ने कोर्ट से यह भी कहा है कि कविता से हमें घोटाले में शामिल अन्य लोगों की जानकारी भी लेनी है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक के कविता की भूमिका हवाला से पैसे भेजने में महत्वपूर्ण है। ऐसे में सीबीआई पैसे की तलाश में केजरीवाल तक पहुंच सकती है, क्योंकि ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में मिला पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ था और उसमें केजरीवाल की भी भूमिका थी। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर ईडी और सीबीआई के तार जुड़ गए तो फिर एक कविता को लेकर सीबीआई केजरीवाल को भी अपनी जांच का हिस्सा बना सकती है। ऐसे में दिल्ली में कुर्सी का संकट लंबा खिंच सकता है। स्थितियां और ज्यादा बिगड़ती तो संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर सेंटर रूल का रास्ता भी बन सकता है। दिल्ली में पॉलिटिक्स, कानून और संविधान तीनों की स्थितियां बहुत ही वॉलेटाइल हैं। हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। क्योंकि करप्शन चुनाव में बड़ा मुद्दा है, दिल्ली उस नैरेटिव का चेहरा है। इसीलिए दिल्ली में वो हर काम संभव है जिससे करप्शन विरोध के नैरेटिव को मदद मिलेगी। अब मैं आपको प्राइवेट अस्पतालों पर लगे लूट के आरोप की एक बड़ी खबर दिखाता हूं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है मेदांता अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच होगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने यह दावा किया है। कैबिनेट मंत्री ने लूट के आरोप लगाए थे। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा था कि 4 दिन में 4 लाख के बिल उनसे वसूल कर लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री की बात कुछ देर में आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में कल हमने आपको यह दिखाया था कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लखनऊ के मेदांता पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि उनकी मां के इलाज में अस्पताल ने 4 दिन में 4 लाख रुपए वसूल लिए। यह बड़ा आरोप ओम प्रकाश राजभर ने लगाया था। हमने जब यह खबर दिखाई थी तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी की मां जीवित थी। उनका लखनऊ के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल रात इसी वक्त हम यह खबर दिखा रहे थे। अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं है। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की क्षमता दे। मां नहीं रही, लेकिन उनके इलाज की वजह से एक बड़ा मुद्दा प्रदेश की राजनीति में मुखर हो गया है। खास बात यह भी है कि यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मेदांता पर इलाज के नाम पर लूटने का आरोप लगाया, तो इससे केवल अस्पताल सुर्खियों में नहीं आया, बल्कि खुद यूपी सरकार भी एक्सपोज हो गई। जब मंत्री पीड़ित है तो आम लोगों का वहां क्या हाल होगा। अब हम आपको स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनवा देते हैं, जिसे सुनाने का वादा कुछ देर पहले मैंने किया था। सर, ओम प्रकाश राजभर ने आपको फोन किया था। उनका ये कहना कि मेरी माताजी एक अस्पताल में भर्ती थी, 4 लाख का भी हुआ। आपने कोई जांच वांच की? उस मामले की जांच चल रही है और उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उस मामले की
हमें इस केस में एक और अहम जानकारी मिल रही है और वो अहम जानकारी आपसे साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस आरोप को गंभीरता से ले रही है। वो इसे लेकर कोई नीतिगत बयान भी जारी कर सकती है। सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका अपडेट पटियाल आपको जरूर देगा। कल हमने आपको अस्पताल का पक्ष फोन पर सुनवाया था कि मेदांता अस्पताल के लोग क्या कहते हैं। आज अस्पताल ने हमारे संवाददाता अभिषेक को बुलाया, इस विषय में अपनी सफाई रखी। हमने उनको पूरा मौका दिया, वो बातचीत भी आप सुन लीजिए। पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। शायद मेरी जानकारी में आया कि उनकी माताजी उनकी निधन हो गया है, तो ईश्वर से प्रार्थना है आत्मा को शांति दें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि मेदांता अपनी एथिकल प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंसी के लिए नोन है, जाना जाता है। मरीज के बारे में समस्त जानकारी, ये मरीज हमारे पास 8 तारीख को शाम रात में 9 बजे भर्ती हुई थी और 8 दिन बाद 15 तारीख को शाम को छुट्टी हुई थी। पर मुझे डॉक्टर राकेश कपूर एक बात बताइए, ये जो उनका आरोप है कि उनसे एक्सेसिव चार्ज लिए गए, उनकी मां को होश नहीं आए यहाँ पर और 4 लाख रुपए ले लिए और लूट गए, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, संगीन आरोप हो जाता है। अब इस पे वो इतने माननीय मंत्री हैं, मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारे पास सब जानकारियां हैं, साक्ष्य हैं, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। डिस्चार्ज समरी है जिसमें जब उनकी छुट्टी करी गई तो उस समय वो 1 लीटर ऑक्सीजन पे थी, होशो हवास में थी, बैठ के खाना खा रही थी। क्योंकि उनमें टीबी डायग्नोज हुआ था, फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ था और ओपन केस ट्यूबरक्लोसिस की थी, इसलिए उनको घर वालों ने स्वयं डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट करा के मेडिकल कॉलेज या पीजीआई ले जाने की इच्छा जाहिर करी थी। और राजभर साहब की जो फैमिली है वो मेदांता से बहुत दिनों से इलाज करा रही है, चाहे उनकी बड़ी बहू रही हूँ चाहे छोटी बहू रही हूँ। और मैं खुद काफ़ी व्यथित हुआ कि माननीय राजभर में ऐसा क्या हुआ कि राजभर जी मेदांता से इतना नाराज। क्या जब से ये मामला उन्होंने सामने रखा है, सरकार की ओर से क्या या प्रशासन की ओर से, सीएमओ की ओर से आपसे कुछ पूछा गया? क्या उसका जवाब देने को आप तैयार हैं? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। मरीज के ट्रीटमेंट में कहीं कोताही नहीं हुई है। ओवरचार्जिंग का मुद्दा अस्पतालों में वाकई ही, खासकर प्राइवेट में, बहुत गंभीर है। इस मुद्दे से यूपी की राजनीति गर्मा गई है। कल ही हमने कहा था कि इसकी वजह से चुनाव प्रचार के मुद्दे भी बदल सकते हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे गंभीरता से लिया। उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए आप। मेडिकल में कोई ये पहली सूचना नहीं मिल रही है या पहली बार जानकारी नहीं दी जा रही। इससे पहले भी इनके सांसद अपने बेटे को एडमिट कराना चाहते थे, लेकिन बेटे को इलाज नहीं मिला, वो जान चली गई। ये तो 1 या 2 कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी सरकारी अस्पताल में आप चले जाएं, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा। जब यहाँ इलाज नहीं हुआ, लखनऊ के सभी अस्पतालों में घूमा, एडमिट नहीं हुआ, उस समय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार को नोटिस दिया था और कहा था कि इस तरह का व्यवहार सरकार का दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। इलाज के लिए, गरीब के इलाज के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया था सरकार को। इन्होंने सांसद खोया है। आज मंत्री आरोप लगा रहे हैं जो सरकारी संस्थाएं या सरकारी अस्पताल बने थे वो चला नहीं पा रही सरकार। न दवाई है, न इलाज है, न स्ट्रेचर है, न पर्याप्त डॉक्टर है। तो ये सरकार कैसी है? दुनिया में विश्वगुरु रहेंगे लेकिन गरीब को इलाज नहीं दे पाएंगे। अब हमारे साथ इस रिपोर्ट को देश के सामने लाने वाले रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सरकार ने क्या एक्शन लिया? अभी 24 घंटे होने वाले हैं। देखिए जगविंदर, हमारी जानकारी ये कहती है कि इस मामले में बाकायदा संपर्क किया गया है मेदांता से और उनसे इसकी पूरी रिपोर्ट तलब की गई है कि आप सारे डॉक्यूमेंट सामने पेश करें और जो आरोप लगाया उन आरोपों के बारे में बताएं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने खुद हमसे कहा था कि उन्होंने ये बात ऑलरेडी बताई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्री को बताई थी। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि तब से अब तक क्या हुआ। एबीपी न्यूज ने इस मामले को दिखाया है जगविंदर। उसके बाद जैसा कि आप कह रहे थे, ये सच्चाई यूपी की राजनीति में इसमें भूचाल आया हुआ है, जबरदस्त चर्चा है। अखिलेश यादव ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया, अलग से इसके बारे में उन्होंने अपना बयान जारी किया। इस कदर ये मुद्दा बन गया है। तो अब मेदांता से इस बारे में जवाब मांगा गया है और हमारी जानकारी ये कहती है कि मेदांता के जो अधिकारी हैं
वो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ में सीएम ऑफिस के लिए भी अपना एक पूरा नोट तैयार कर रहे हैं, चूंकि ये मामला सीएम के भी संज्ञान में है और बाकायदा इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट, ये सारी चीजें तलब की गई हैं। अभिषेक, हम इसलिए इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि ये किसी मंत्री से जुड़ा मसला है, हम इसलिए बना रहे हैं कि एक मंत्री के साथ ये हुआ है तो आम लोगों के साथ क्या होता, ये जनता का मुद्दा है। यहां मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है कि मंत्री के मामले में सरकार रिपोर्ट तलब करना या एक रूटीन की कार्रवाई कर रही है, तो मुझे लगता है 24 घंटे बीतने के बाद अगर मंत्री के मामले में कुछ नहीं हुआ, अगर कोई आम आदमी शिकायत करता है, तब तो 24 दिन 24 महीने कोई सुनता ही नहीं होगा। क्या लगा आपको? आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और देखिए, ये बात ओम प्रकाश राजभर भी यही कह रहे थे कि जब मंत्री के साथ ये हो रहा है तो आम जनता का क्या होता होगा। ये तो बात खुद इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे थे और ये एक दिन से ये बात इसलिए इतना ज्यादा चर्चा में आ गई क्योंकि कल आपने अपने शो में इसको दिखाया है, ये रिपोर्ट जनता के सामने आई है और उसके बाद ये कोहराम मचा हुआ है। और ये बिल्कुल जायज सवाल है कि उसके बाद भी अगर 24 घंटे में कोई कंक्रीट निचोड़ नहीं आया है तो आम व्यक्ति के साथ ऐसी स्थितियों में क्या होगा, ये सहज समझा जा सकता है। और यही इस पूरे मामले का यक्ष प्रश्न है जिसको एड्रेस करना पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है। लेकिन अभिषेक, हम इसे फॉलो करते रहेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये भी दिखाएंगे कि इस पूरे मामले में कौन सच्चा है और किसके आरोपों में कितना दम है। शुक्रिया मंत्री जी, हमारी भी नजर रहेगी आपकी कड़ी कार्रवाई पर और पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपकी कड़ी कार्रवाई को जनता के सामने रखेंगे, ठीक उसी तरह जैसे ये पूरी खबर रखी है। पटियाला चुनाव प्रचार में मछली पर मोदी और आतंकी पर दीदी के दावों का परीक्षण करेगा। मेरे परीक्षण से पहले किरदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी हस्ती हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली की। यहां से ठीक 25 किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है। नवरात्र का चौथा दिन पीएम ने उधमपुर में बिना किसी का नाम लिए एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को सम्मान का मुद्दा बना दिया। जनसभा में नवरात्र के दौरान मांस खाने वाले का जिक्र किया, इसे गलत बताया और इसी के साथ मांसाहार बनाम सतनाम का नैरेटिव सेट कर दिया। इधर पीएम ने मांसाहार और सनातन को चुनावी मुद्दा बनाया। उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आतंकवाद के मुद्दे पर भिड़ गए। हुआ यूं कि पश्चिम बंगाल से आतंक के 2 आरोपी अरेस्ट हुए। इन पर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट करने का आरोप है। बीजेपी नेता ने ट्वीट किया तो टीएमसी और पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसका करारा जवाब दिया। उधमपुर वाला नैरेटिव यहां भी एक्टिव हो गया। 2 घटनाएं राजनीति में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण का जरिया बना दी गई। मांसाहार और आतंकवाद पर राजनीति की त्योरियां क्यों चढ़ी हुई हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मछली पर मोदी और आतंक पर दीदी के सत्य का सीधा प्रसारण आप देख लीजिए। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है, जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? उसके आरोपी 2 घंटे बंगाल में छिपे थे और 2 घंटे में हमने पकड़ लिया। इसके बाद कह रहे हैं बंगाल सेफ नहीं है। तो क्या दिल्ली सेफ है? आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात सेफ है क्या? बंगाल के लोग शांति से हैं। ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 2 बड़ी हस्तियां और 2 बड़े बयान। मांसाहार, मछली और आतंक जैसे मुद्दों में पोलराइजेशन का पूरा पोटेंशियल रहता है, लेकिन इन दोनों बयानों के बीच में एक सच है और एक झूठ। ये आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले पटियाल के कुछ सवाल हैं। क्या वोट के लिए हिंदू सेंटिमेंट उभारने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसे बयानों से हिंदू वोट का ध्रुवीकरण होगा? क्या तुष्टीकरण की राजनीति से विपक्ष मुक्त चुनाव का नैरेटिव सेट हो जाएगा?
मछली का वीडियो जारी कर जानबूझकर इसे पॉलिटिकल बनाया गया या फिर वीडियो को अपनी सुविधा के लिए मुद्दा बना लिया गया? ये तमाम सवाल यहां खड़े होते हैं। अब बारी बयानों में छिपे सच और झूठ के दावे की। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं, जहां मांस मछली वाली राजनीति का एपिसेंटर है। असल मुद्दों के बीच वेज नॉन वेज कैसे चुनावी मुद्दा बने और कैसे इस वीडियो को राजनीतिक विवाद में बदला गया, ये दो तस्वीरों से आपके मन में भी क्लियर हो जाएगा। पहली तस्वीर 8 अप्रैल की है। तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मसालेदार मछली का मजा लिया और सहनी ने दावा किया कि अब विरोधियों को मिर्ची लगेगी। ये दावा उन्होंने उसी दिन कर दिया था, यानी 8 अप्रैल को। इस वीडियो पर तारीख भी लिखी हुई थी, वही 8 अप्रैल। फिर भी बीजेपी के नेताओं ने इसे नवरात्र में मांस भक्षण का वीडियो बताया और इसकी आलोचना की। अब मांस मछली पर राजनीति चढ़ी तो 11 अप्रैल को तेजस्वी यादव और सहनी ने संतरा खाते हुए एक वीडियो डाल दिया। गजब का कमाल है, ये खाने पीने की राजनीति चल रही है। मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, 1 कांटे का मछली है। कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे। ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है आप लोगों ने तो पेट में तकलीफ था कि हम ऑरेंज खा रहे हैं, इसको भी वो लोग फर्क से जोड़ देंगे। जनता ने दिया है। अब यह महज संयोग है या उससे ज्यादा कि पीएम मोदी ने खुद नवरात्र में मांसाहार को मुद्दा बनाया और इससे पहले तेजस्वी यादव के वीडियो को बिहार बीजेपी के नेता ही नवरात्र में मांसाहार कहकर तेजस्वी यादव की आलोचना करते हैं। हालांकि तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने मछली खाते हुए जो वीडियो डाला है वो नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले का है, यानी 8 अप्रैल का। अब तेजस्वी अपना सच कैसे बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए। की बात होनी चाहिए, गरीबी, रोजगार, नौकरी कितना दिया प्रधानमंत्री जी ने, गरीबी क्यों नहीं मिटाया, पलायन क्यों नहीं रोका, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, क्षेत्रीय मुद्दे हावी है। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल ले चलता हूं। यहां मांस मछली पर नहीं, 2 आतंकियों की गिरफ्तारी पर राजनीति हो रही है। आज पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में 2 आतंकी अरेस्ट हुए। आरोप है कि दोनों ने 42 दिन पहले बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट किया था, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। अरेस्ट के कुछ समय बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या लिखा उन्होंने सुनिए। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 2 मुख्य आरोपियों को कोलकाता में डिटेन किया है। इनका नाम है हुसैन और ताहा। ये दोनों शिवमोगा आईएसआईएस सेल से जुड़े हैं। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है, ये आरोप लगाया उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे संदेश को टैग किया और उसका बकायदा जवाब दिया। झूठ की सबसे खराब स्थिति अमित मालवीय ने देश को जो बताया है, स्थिति उससे एकदम उलट है। आरोपी ईस्ट मेदिनीपुर से अरेस्ट हुए हैं। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें एनआईए और वेस्ट बंगाल पुलिस दोनों शामिल हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस ने आतंकियों को गिरफ्तार करने में मदद की है। पश्चिम बंगाल कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बना है। इसके बाद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला और बीजेपी को झूठे प्रचार के कटघरे में खड़ा कर दिया। विवाद एक पक्ष, 2 नतीजे और, एक सच्चा एक झूठा। दोनों पक्षों में यह तय करना बड़ा मुश्किल है। अब मुद्दा यह है कि 42 दिन पहले बेंगलुरु के रामेश्वरम ब्लास्ट में 2 आरोपी अरेस्ट हुए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा एनआईए ने पकड़ा। वेस्ट बंगाल पुलिस ने क्या कहा, एनआईए के साथ हमने भी पकड़ा। बीजेपी ने कहा कोलकाता से पकड़ा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्या कहा, पुलिस ने कहा हमने पूर्वी मेदिनीपुर से पकड़ा। बीजेपी ने कहा पश्चिम बंगाल आतंकियों का सेफ हेवन। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्या कहा, उन्होंने कहा आरोपी कर्नाटक के हैं, पश्चिम बंगाल में कभी शरण ही नहीं मिली इनको। मछली नवरात्र से पहले खाई लेकिन मुद्दा बनी नवरात्र में। आरोपी वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी पकड़ा, लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस पर आतंक के आरोपियों के सेफ हेवन का आरोप लग गया। पटियाल ने दोनों पक्ष आपको आपके सामने रख दिए। अब फैसला आप ही को करना है, क्योंकि वोट भी तो आप ही को देना है।
अब पटियाल आपको ऐसे दावों का परीक्षण दिखाएगा जो चुनाव के मैदान में इसके साथ साथ विकास के चलचित्र पर सुपरहिट है। हमारी सरकारें बार बार दावा करती हैं कि उन्होंने दशकों से जंगलों में भटक रहे आदिवासियों का जीवन बदल दिया है। देश में पहली बार एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है। राष्ट्रपति हैं ये दिखता है, काम भी हो रहा है वो भी दिखते हैं, लेकिन क्या बहुत कुछ ऐसा है जो जंगल के भीतर छुपा हुआ है और नजर नहीं आता? ये परीक्षण करने के लिए हमारे संवाददाता रविकांत मध्य प्रदेश के बालाघाट के जंगलों में घुस चुके हैं। आज रविकांत देश के सामने आदिवासी विकास के दावों का एक सैंपल सर्वे करेंगे। आप उसे देखें और फिर तय करें कि सच और झूठ के बीच सरकारी दावे कहां खड़े हैं। ऐसी हर योजनाएं जो बहनों बेटियों को सुविधा देती हैं, उन्हें सशक्त करती हैं, इनमें एमपी बहुत आगे है। 1000 योजना पैसे मिलते बैगा योजना। किस योजना के तहत? बैगा योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर देते हैं ना, ये घर उसकी मालकिन उस घर की महिला होगी, घर उसके नाम पर होगा और एक एक घर की कीमत लाखों में है। तो मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन रही है, लखपति बन रही है। पीएम आवास योजना का लाभ आप लोगों को मिला है? नहीं। यही बीमारू राज्य 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब यह अग्रगणी राज्य बन गया, तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य। आपको केंद्र सरकार की कोई योजना पता है जो आदिवासियों को सहायता के लिए दी जाती हो, उनका जीवन अच्छा हो सके इसके लिए दी जाती है? नहीं। आपको पता है? नहीं। 88 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ 82 लाख घरों में गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गैस सिलेंडर पहुंचा है? नहीं। आपके घर में गैस है? तारीख 11 अप्रैल, दोपहर का वक्त, जगह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का कोर नक्सली एरिया खारा और हुड्डी टोला। चुनाव के शोर शराबे से दूर एबीपी न्यूज रिपोर्टर रविकांत बालाघाट जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर मोवाला गांव पहुंचे, ये जानने के लिए कि रैलियों और जनसभाओं में विकास की जो योजनाएं गिनाई जाती हैं, वो क्या इन दुर्गम इलाकों में रहने वाले आदिवासी समाज तक पहुंचती भी हैं या नहीं। जिन जिन लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पता हो वो बताइएगा। आपको पता है? नहीं। केंद्र सरकार की कोई योजना? नहीं। आपको? नहीं। आपको केंद्र सरकार की कोई योजना पता है जो आदिवासियों को सहायता के लिए दी जाती हो, उनका जीवन अच्छा हो सके इसके लिए दी जाती है? नहीं। आपको पता है? नहीं। आपको पता है? नहीं। 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 योजना का नाम सुना है सरकार की? नहीं सुनी हाँ जी। हम योजनाओं के बारे में पूछने पर जब गांव वाले नाम नहीं बता पाते तो संवाददाता रविकांत खुद उज्ज्वला योजना के बारे में बताते हैं। जानने की कोशिश करते हैं गांव में कितने एलपीजी कनेक्शन चल रहे हैं। सरकार की ओर से गैस सिलेंडर नहीं दिया गया है? नहीं। आपको गैस सिलेंडर दिया गया है? जी। सिलेंडर है? नहीं है। नहीं है। घर में गैस है? गैस है? नहीं। केंद्र की क्रांतिकारी स्कीम उज्ज्वला योजना की इन आदिवासी महिलाओं को कितनी जानकारी है, ये आपके सामने है। लेकिन क्या बाकी सारी सरकारी योजनाएं इस आदिवासी इलाके तक पहुंची हैं? यही था मुआला गांव के लोगों से संवाददाता रविकांत का अगला सवाल। जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें हैं उनमें से कोई स्कीम मिलती है? नहीं, नहीं मिलती वो स्कीम। कोई स्कीम नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन कोई नहीं मिलती? नहीं मिलती। नहीं मिलती। सामाजिक सुरक्षा नाम से केंद्र सरकार कई योजनाएं देती है, उनमें से आप लोगों को कोई नहीं मिलती? नहीं मिली है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नाम आप लोगों ने नहीं सुना है? नहीं सुने। केंद्र सरकार 8 साल से मुफ्त गैस कनेक्शन बांट रही है और दावा है कि देश भर में 9.5 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। योजना इस आदिवासी इलाके में भी पहुंची, लेकिन
57 में से सिर्फ 3 परिवारों तक। उन्हीं में से एक है ये घर। देखिए भाई, उज्ज्वला योजना का लाभ यहाँ मिला हुआ है। ये उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर है। इसी घर में हमें शिवानी भी मिली, जो 10वीं क्लास में पढ़ती है। उसे प्रधानमंत्री का नाम तो पता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो किस पद पर है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं? अरे अच्छा, और प्रधानमंत्री कौन है आपके देश का? शिवराज जी चौहान। मुआला गांव में इंटरनेट पहुंच गया है, लेकिन अखबार नहीं पहुंच पाता। स्कूल है, 10वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि स्कूल जाने के लिए ना तो कोई इंतजाम है ना सड़क। लेकिन पंचायत सचिव का दावा बिल्कुल अलग है। तो ये बताइए कि कौन कौन सी योजना केंद्र सरकार की है जो यहाँ पर लागू है? लागू है सर, बैगा आहार अनुदान है, प्रधानमंत्री आवास है, पेंशन योजना है, और लगभग सभी को मिल रही जो पात्रता रखते हैं। कितने लोग होंगे? लगभग सर 15-20 तो होंगे। 15-20। फ्री सिलेंडर योजना के अलग आंकड़े पर संवाददाता रविकांत गांव वालों के बताए आंकड़े याद दिलाते हैं, तो सचिव जी को आखिरकार सच्चाई माननी पड़ गई। सर बाकी लोग अभी जो परिवार से पृथक हुए हैं, उन लोगों के आवेदन गए हुए हैं, उनको अभी नहीं मिला है। मतलब लाल फीता शाही में फंसा हुआ है। जी। सरकारी योजनाओं की पहुंच की पड़ताल के लिए संवाददाता रविकांत एक कोर नक्सली इलाके तल्लावाड़ी पहुंचे। रास्ते में मिली एक महिला से सवाल पूछते हैं, क्या उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? तो जवाब आप भी सुन लीजिए। हमको लाइट का भी सुविधा होना चाहिए, पानी का भी होना चाहिए। हम अभी कुआं अभी सब बिगड़ गए, हम बोर है तो ठीक हो गया। वो कहते हैं कि अभी बोर खींच रहा है पानी करके, अब बोर बिगड़ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे पानी के लिए? ये भी सुविधा नहीं है हमारे लिए। कहाँ जाएंगे? नाले में जाएंगे पानी के लिए। ये बड़ा नाला गया है उधर, वहाँ जाते हैं फिर पानी के लिए। नहीं, अभी 2 दिन अभी आया था लाइट, फिर चले भी गया होगा। नहीं मिलता हमको लाइट, खम्मा तो लगे हैं ढेर सारे, उधर से आया लाइट। व्यवस्था तो यहाँ आई नहीं है। आते हैं भी सर लोग, कभी का आते हैं तो कहीं 11-12 बजे स्कूल लगाते हैं, 2 बजे नहीं तो चले जाते हैं। दिल्ली से चलने वाली योजनाएं इन आदिवासियों तक आते आते अपना रूप, रंग और चेहरा खो देती हैं। नतीजा, ये लोग योजनाओं के लिए तरसते हैं और अपनी शिकायतें लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। बावजूद इसके ये लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और हर बार चुनाव में वोट डालते हैं। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, बालाघाट। ये रिपोर्ट एक छोटा सैंपल है, इसके आधार पर हम कोई बड़ा दावा नहीं कर सकते, लेकिन चुनावी और सरकारी दावों की हकीकत में कितना दम होता है, इसकी मिनी झांकी तो हमें ऐसी रिपोर्ट में मिल ही सकती है। वैसे देश में आदिवासियों की आबादी कितनी है? 10 करोड़ 42 लाख है। लोकसभा की 47 सीटें आरक्षित हैं। 17वीं लोकसभा में 56 आदिवासी सांसद पहुंचे, जिसमें बीजेपी के 39 आदिवासी सांसद थे। अब मैं आपको काशी लेकर चलता हूं। वहां बने प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में एक बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव मंदिर की सुरक्षा में है। आपको मेरे सामने अब स्क्रीन पर जो दृश्य दिख रहे हैं, उसमें एक बदलाव की झलक है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस वाले पुजारी के भेष में रहेंगे। पुलिस कर्मियों को मंदिर परिसर में पुजारियों के भेष में तैनात करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इसका परीक्षण भी हमने किया है, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में बदली हुई सुरक्षा व्यवस्था की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। जरा गौर कीजिए। लाल कुर्ता पहने और गले में माला धारण किए ये लोग ना भक्त हैं और ना ही पुजारी, ये पुलिस वाले हैं और मंदिर में भेष बदलना इनकी ड्यूटी का हिस्सा है। लोग मंदिर के गर्भगृह में दर्शन कर बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें ये पुलिस कर्मचारी चलते रहने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी इसी तरह की है, जहां ताली बजाकर पुलिस वाले लोगों को, यानी जो श्रद्धालु आए हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मंदिर में पुलिसकर्मी की इस तरह की तैनाती को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पुजारी के भेष में इन पुलिसकर्मियों का इस तरह से होना पुलिस मैनुअल के हिसाब से कितना सही है?
इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा? निंदनीय। वैसे भेष बदलकर पुलिस बल की तैनाती हमेशा संवेदनशील जगहों पर होती है, खासकर तब जब दुश्मन को जानकारी दिए बिना सुरक्षा मजबूत करनी हो या फिर किसी हरकत पर नजर रखनी हो, तब यह रूप अख्तियार किया जाता है। पुजारी के भेष में पुलिस की तैनाती का यह नया प्रयोग आखिरकार मंदिर में क्यों करना पड़ा? हमने इस व्यवस्था को लागू करने वाले पुलिस अधिकारी से इस बारे में बात की। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के बारे में अच्छी इमेज लेकर के वो लोग जाएं, और हमारे पुलिस कर्मियों को आदत होती है अनरूली क्राउड को कंट्रोल करने की। और यहाँ की जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की भीड़ है, जिनको सुगम दर्शन कराने के लिए इनकी भीड़ लगी है, इनकी ड्यूटी लगी होती है हमारे पुलिस कर्मियों की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसलिए हमारी मंदिर में ड्यूटी लगती है। कुछ श्रद्धालु बिना मतलब 4 घंटे लाइन में लगते हैं और इतना कम समय उनको दर्शन करने के लिए मिलता है कि प्राय वो भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाते, केवल बाहर के मंदिर को ही देख कर आ जाते हैं। इसलिए हम लोग कुछ पुलिसकर्मियों को गाइड के रूप में वहाँ पर रख रहे हैं। बदलाव की वजह आपने कमिश्नर साहब से सुन ली। अब हम आपको इनकी ट्रेनिंग की कुछ खास बातें भी बता देते हैं। मंदिर में तैनाती से पहले इन पुलिस वालों को 3 दिन की खास ट्रेनिंग दी जाती है। श्रद्धालुओं से शालीन ढंग से पेश आना सिखाया जाता है। पर्यटक की दृष्टि से जरूरी सवालों की जानकारी भी इनको मुहैया करवाई जाती है। इनको मंदिर की दीवारों को संपर्क मुक्त रखने की खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कोई बार बार उससे टच ना हो। यहां आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन करीब 2 लाख श्रद्धालु आते हैं और साल भर का अगर आंकड़ा जुटाएं तो ये करीब 6 करोड़ है। तो श्रद्धालुओं को अच्छा महसूस हो, इसका ख्याल भी पुलिस ही रखेगी। लेकिन यहां एक और खास बात यह आपको बता दूं कि जब भी कोई आदमी फील गुड फैक्टर के लिए या फील गुड जेस्चर के लिए इस तरह की सेवाएं देता है तो उसे नासमझी में उस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे बिना सोचे समझे कुछ प्रतिक्रिया दे देंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि पुलिस का यही दावा है और यही कहना है कि ये श्रद्धालुओं को एक फील गुड जेस्चर के तहत सुविधा दी गई है, ना कि ये कोई बड़ा प्रशासकीय फैसला है। तो ऐसे में पुलिस मैनुअल की बात करना या कायदे कानून का सबक पढ़ाना सही नहीं है। 14 अप्रैल को बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। संकल्प पत्र कमेटी के प्रमुख राजनाथ सिंह हैं। वैसे तो बीजेपी इस बार चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ रही है, लेकिन देश को बीजेपी के चुनावी वादों का भी इंतजार है। अमित शाह आज तमिलनाडु के मदुरई में थे, प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अगले 5 से 8 साल में आपसे आपकी भाषा में बात करूं। राहुल गांधी भी दक्षिण के कोयम्बटूर में थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी दक्षिण भारत की भाषा पर हमला करते हैं, वो 1 नेशन 1 लैंग्वेज के हिमायती हैं। अब न्यूज़ यू कैन यूज़, जिंदगी को आसान बनाने वाली खबरें। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्राओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने पीरियड्स के समय में छात्राओं को 1 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया है। हर सेमेस्टर में छात्राओं को 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसके लिए एक फॉर्म भरना जरूरी होगा, जिसके बाद छात्राओं को छुट्टी का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन शर्त यह होगी कि किसी भी छात्रा के कम से कम 15 दिन से कम यूनिवर्सिटी आने का समय नहीं होना चाहिए, वो 15 दिन यूनिवर्सिटी आई हुई हो। चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और आपने बने रहना है, क्योंकि हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ही देता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात आपसे सोमवार रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में। शुभ रात्रि।